हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। आज का ये जो वीडियो है वो साइंस के दृष्टिकोण से सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एस.के. झा सर का जो साइंस का बुक है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और सभी सब्जेक्ट का, जैसे इस बुक में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तीनों विषय का अलग अलग टीचर द्वारा कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ध्यान से देख लेते हैं तो आपको सारा प्रश्न याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। इस चैप्टर का नाम दिया गया है इस बुक में स्मॉल स्मॉल बट बिग थिंग्स। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, पहेली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू सभी मिलाकर खरीदे। ठीक है, पहेली एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, पहेली एक व्यक्ति का नाम है जो एक थैला में कुछ सब्जियां खरीदी, जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू सभी मिलाकर खरीदे। पृथक्करण कहने का मतलब कि अलग करना। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उसके लिए उन्हें पृथक मतलब अलग करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, तो एक थैला में बहुत सारे सब्जियां हैं, उसको अगर अलग करना है तो उसके लिए कौन सी विधि इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, काफ़ी सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो देखिए, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये काफ़ी अच्छे प्रश्न, इस बुक में जितने भी प्रश्न दिया गया है वो सब काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो आप लोग ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए निष्पावन, थ्रेसिंग, चालन और हस्तचयन, तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वो हस्तचयन होगा। ठीक है, हस्तचयन से जो पहेली जो थैला में जो कुछ सब्जियां ली थी उसको अगर अलग अलग करना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा हस्तचयन, अर्थात हाथ से चयन करना, अर्थात हाथ से अलग करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, डी, हस्तचयन। दूसरा प्रश्न है, बूझो की दादी। बूझो भी यहाँ पे एक कह सकते हैं कि व्यक्ति का नाम है कि बूझो का दादी मधुमेह से पीड़ित है। उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी। ठीक है, इसे बनाने के लिए, कम वसा वाली लस्सी बनाने के लिए बूझो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, बूझो की दादी मधुमेह रोग से पीड़ित है, उसको डॉक्टर ने कम वसा वाला लस्सी लेने की सलाह दी है। तो कौन सा विधि द्वारा आप कम वसा वाला लस्सी बना सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मंथन। ठीक है, मंथन विधि से आप कम वसा वाला लस्सी बना सकते हैं। ठीक है, मथ करके। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे। ठीक है, निस्पंदन। अब देखिए निस्पंदन क्या होता है, तो निस्पंदन के बारे में आप समझिए। निस्पंदन का इंग्लिश होता है फिल्टराइजेशन, फिल्टर करना। ठीक है, फिल्टर। ठीक है, फिल्टर करना अर्थात छानना या छानने की क्रिया को ही निस्पंदन कहते हैं। ठीक है, जो छाना जाए, जिसको छाना जा सके या छान करके जिसको हम लोग शुद्ध कर सके या अलग कर सके या बोल सकते हैं, तो उसी को निस्पंदन कहते हैं। तो निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाइएगा। तो पानी में तेल, इससे निस्पंदन विधि से पानी में से तेल अलग नहीं होगा। ठीक है, दूध में कार्नेफ्लेक्स, तो यही आंसर हो जाएगा, दूध में कार्नेफ्लेक्स एक ठोस टाइप का एक होता है दूध में जो दिया जाता है, जो मकई के दाने का बना होता है। ठीक है, पानी में नमक से भी आप नहीं कर सकते। दूध में चीनी अगर मिला हुआ है तो उसको भी आप निस्पंदन विधि से आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन दूध में कार्नेफ्लेक्स को आप निस्पंदन विधि से अलग कर सकते हैं छान करके। ठीक है, क्योंकि निस्पंदन का अर्थ ही होता है छानना। अगला प्रश्न है, ठंडल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे है ठंडल के बंडल, मतलब कि जैसे अनाज को अलग करना है। ठीक है, जैसे हम लोग गांव घर में
थ्रेसर के माध्यम से हम लोग बोझा से या किसी प्रकार का अनाज को अलग करते हैं, ठीक है। तो थ्रेसिंग इसको बोल सकते हैं। जो देखिए, चलिए ऑप्शन देखते हैं 4 का जो यहाँ पे है, ठीक है। तो अनाज को अलग करना, ये कौन सा विधि सबसे उपयुक्त होगा? तो थ्रेसिंग, ठीक है। तो थ्रेसिंग से हम अनाज को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न है, नीचे 4 मिश्रण दिया गया है, ठीक है। नीचे जो है वो 4 मिश्रण जो इस प्रकार दिया गया है, उसमें से आपको पूछ रहा है कि निष्पावन की विधि से अलग किया जा सकता है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 गो मिश्रण दिया गया है, इसमें बताना है कि निष्पावन की विधि से कौन सा जो है वो अलग किया जा सकता है मिश्रण। तो निष्पावन क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। निष्पावन को आप ऐसे समझिए कि जैसे अनाज से भूसी को अलग करना, ठीक है। अनाज है, उस अनाज से भूसी को अलग करना निष्पावन कहलाता है, ठीक है। जैसे पंखा चला करके किसी चीज़ को, अनाज से भूसा को अलग करते हैं तो उसी को निष्पावन कहते हैं। इंग्लिश में इसको विनोइंग कहते हैं, ठीक है। विनोइंग, ठीक है। तो इनमें से बोल रहा है कि निष्पावन विधि से कौन सा अलग किया जा सकता है। तो पहला है राजमा और काबुली चना। तो इससे आप, जैसे राजमा और काबुली चना को आप निष्पावन विधि है, अर्थात अनाज से भूसी अलग करते हैं, उस तरीका से आप नहीं कर सकते। दाल और चावल को भी नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन राइस फ्लेक्स और मक्का को आप कर सकते हैं। आलू चिप्स और बिस्कुट को आप जैसे पंखा चला करके इस दोनों को अलग कर सकते हैं, अर्थात निष्पावन विधि से इस दोनों को आप अलग कर सकते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। और 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में 3 और 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 और 4, अर्थात 5 का डी आंसर। छठा प्रश्न है, आपने घर पर मक्खन और क्रीम से, देखिए घर पर मक्खन और क्रीम की बात किया जा रहा है डायरेक्ट। आपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा, ठीक है। घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि अर्थात पद्धति का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, मक्खन और क्रीम से घी बनाना है, ठीक है। तो वो कौन सा विधि सबसे उपयुक्त होगा? तो देखिए, बाष्पीकरण से तो आप मक्खन और क्रीम से घी नहीं बना सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। निस्तारण, बाष्पीकरण तो नहीं होगा, निस्तारण, ठीक है। तो निस्तारण जैसे देखिए, निस्तारण किसे कहते हैं? निस्तारण के बारे में आप समझिए थोड़ा सा कि निस्तारण कहते किसको हैं। जैसे कोई मिश्रण है, मिश्रण के नीचे जो तली में बैठा हुआ होता है उसको आप छेप कहते हैं, और उसी अवक्षेप को ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है, ठीक है। तो जैसे घर पे आप देखे होंगे कि मक्खन और क्रीम जो है वो सबसे ऊपर में रहता है, उसको छानने की क्रिया को ही निस्तारण कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप छानिएगा, अर्थात मक्खन और क्रीम से घी को छानिएगा, मक्खन को छानिएगा या क्रीम को छानिएगा उसको घी बनाने के लिए, ठीक है। मंथन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मंथन से तो आप मक्खन और क्रीम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मक्खन का बात कर दिया है, अर्थात मक्खन पहले से बना हुआ है, उससे घी बनाना है, ना कि मक्खन बनाना। तो मक्खन भी नहीं होगा, बाष्पीकरण भी नहीं होगा। तो निस्तारण और निस्पंदन, ये दोनों विधि से आप क्या कर सकते हैं? मक्खन और क्रीम से घी बना सकते हैं। तो 6 का आंसर सब 2 हो जाएगा, और 3 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो छठा प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, 6 का बी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 7वां प्रश्न की ओर, ठीक है। 7वां प्रश्न में दिया गया है, ग्रीष्म काल कहने का मतलब गर्मी का दिन, ठीक है। ग्रीष्म काल में बूझो एक व्यक्ति का नाम है, बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी, ठीक है। एक प्लास्टिक में बोतल में पानी लेकर के विद्यालय जाता है, ठीक है। बूझो जो है वो गर्मी के दिन में प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी, बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था, ठीक है। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्सों को भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदे को देखा। पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा, जैसे ग्रीष्म काल है अर्थात गर्मी का दिन है, और बोतल एक दिन के लिए छोड़ दिया था, तो उसके बोतल के खाली हिस्सों में
भीतरी सतह पर कुछ पानी का बूंदा जो हुआ था वो बाष्पीकरण और संघनन के वजह से होगा, ठीक है। उबलेगा तो नहीं, बाष्पीकरण और संतृप्ति की वजह से, बाष्पीकरण से तो होगा लेकिन संतृप्ति की वजह से नहीं होगा, ठीक है। संघनन और संतृप्ति की वजह से नहीं होगा, बाष्पीकरण और संघनन जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। बाष्पीकरण और संघनन की वजह से होता है, ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, पहेली ने बूझों से 1 गिलास पानी मांगा, ठीक है। पहेली ने बूझों से 1 गिलास पानी मांगा, उसने उसे 1 गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया, ठीक है। बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी के कुछ बूंदे को देखा और बूझों से पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा बूझों का सही उत्तर होना चाहिए। जैसे देखिए, आप पढ़िए प्रश्न को, आंसर को पढ़िए। गिलास से पानी का बाष्पीकरण, बाष्पीकरण तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी दिया है, ठीक है। ठंडा पानी दिया है तो ये तो आंसर नहीं होगा। गिलास से पानी का बाष्पीकरण, पानी से गिलास रिस रहा था, ये भी नहीं होगा। वायुमंडलीय जलवाष्प का बाष्पीकरण, बाष्पीकरण तो होगा नहीं, संघनन होगा, ठीक है। वायुमंडल जलवाष्प का संघनन जो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। 9वां प्रश्न देखिए, 9 नंबर में है कि मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने, मोमबत्ती को जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा, ठीक है। तो कौन सा परिवर्तन को देखा। मोम पिघल रहा था, जी मोम पिघल रहा था, मोमबत्ती जल रही थी, मोमबत्ती का आकार घट रहा था और पिघला हुआ मोम जम रहा था। आप जब मोमबत्ती जलाते होंगे तो देखते होंगे जो पिघला हुआ मोम है वो जम जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट और 4 जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। फर्स्ट और 4, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न की ओर चलिए। चपाती और बेलना, चपाती को बेलना, ठीक है, रोटी को बेलना और चपाती को सेकना ये परिवर्तन है, ठीक है। पढ़िए, उल्टा किया जा सकता है, उल्टा तो किया जा सकता है, और आगे पढ़िए, उल्टा नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा किया जा सकता है, क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सबसे बेस्ट है, कभी कभी उल्टा किया जा सकता है, क्रमशः उल्टा नहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 का सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दूध के दही में बदलने पर, दूध को दही में बदलने पर निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। जब दूध जो है वो दही में बदलता है तो कौन कौन सा सही है। जैसे पढ़िए, इसकी अवस्था तरल से अर्ध ठोस में बदल जाती है, ठीक है। जब दूध से दही में बदलता है तो इसकी अवस्था जो तरल है, पहले दूध तरल था अब दही बना तो कुछ कुछ अर्ध ठोस बनता है, ये तो बात सही है, तो ये सही हो गया। यह रंग बदलता है, नहीं रंग नहीं बदलता है, ठीक है। यह स्वाद बदलता है, जी दूध और दही में स्वाद का अंतर होता है, अर्थात दूध से दही बनने में स्वाद बदल जाता है। परिवर्तन को पूर्वतः नहीं किया जा सकता, अर्थात दूध से दही बन गया तो दही से आप दूध नहीं बना सकते, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 कौन सा ऑप्शन है, 1, 3 और 4 जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न हो चुका है। 12 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। 12 नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट पाउडर में तन्नु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें मिलाई गई है और फिर इसे घुलाने के लिए थोड़ी मात्रा में गर्म पानी में डाला गया। ठंडा होने पर सुंदर नीले रंग का क्रिस्टल अलग हो गए। ये चरण 1 और चरण 2 है। जैसे देखिए, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट पाउडर में तन्नु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें मिलाई गई, फिर इसे घुलाने के लिए थोड़ी मात्रा में गर्म पानी डाला गया, ठीक है। तो ये चरण 1 है, यहाँ पे चरण 1 है। ठंडा होने पर सुंदर नीले रंग का क्रिस्टल अलग हो जाना चरण 2 है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन पढ़िए। तो 12 का ऑप्शन है, जैसे क्रमशः भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, नहीं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, क्रमशः रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, क्रमशः रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, दोनों रासायनिक परिवर्तन, जी हाँ दोनों रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जो चरण 1 और जो चरण 2 हुआ है वो एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता, अर्थात ये रासायनिक परिवर्तन है। दोनों जो है चरण 1 और चरण 2 दोनों रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन विशेषता नहीं है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, अर्थात ये पूछना चाह रहा है कि भौतिक परिवर्तन की विशेषता क्या है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ये नहीं पूछा है, ठीक है। तो 13 का आंसर हो जाएगा
अवस्था में परिवर्तन, देखिए अवस्था में परिवर्तन होता है तो ये तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। गंध में भी परिवर्तन होता है तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ध्वनि का उत्पादन भी, लेकिन रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन विशेषता नहीं है, तो रंग में परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है, धुएं का पता लगाता है। इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए, तो ये छत पे रखा जाना चाहिए। ठीक है, अलार्म जो है वो कहाँ रखा जाना चाहिए, तो छत पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो जल चक्र में वाष्पीकरण भी शामिल है, संघनन भी शामिल है, बादलों का निर्माण भी जल चक्र के अंतर्गत ही आता है, लेकिन वर्षा जल का जो संचयन है ये जल चक्र में नहीं आएगा। ठीक है, तो 15 का आंसर डी हो जाएगा। अगला है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम आपको हर, कौन सा जो प्रक्रम है पूछ रहा है कि आपको हर प्रक्रम की अशुद्धियों से मुक्त जल देगा। ठीक है, तो ये होता है आसवन, आसवन विधि से जितना भी समुद्री जल को शुद्ध करना आसवन विधि से ही होता है। ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर प्रश्न है, शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, शुद्ध पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो पढ़िए, शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण होते हैं जी, अगर एक से ज़्यादा होगा तो वो शुद्ध पदार्थ नहीं होगा, वो अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। तो एक ही प्रकार के कण होता है उसी को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, तो ये सही है। शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं, नहीं, ये कभी नहीं, ये दूसरा गलत है। शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है, ये सही है। निकेल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को द्विघटित किया जा सकता है, ये गलत है। तो सही कौन है, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो ऑप्शन नंबर बी में है, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर देखिए, जंग लगे लोहे के वजन में, जंग लगे मतलब लोहे में जंग लग चुका है तो उसके लिए कौन सा परिवर्तन सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है कि यह लंबे समय तक बढ़ता है। ठीक है, वजन, जैसे जंग लगे लोहे के वजन में पूछ रहा है तो वजन जो है वो जंग लगे लोहे में लंबे समय तक बढ़ता है, ये सही है। यह पहले घटता है और फिर बढ़ता है, नहीं, ये गलत है। यह पहले घटता है और फिर घटता है, नहीं, इस सबसे लंबा समय तक, तो यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 18 का ए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर है, देखते हैं उसको। 19 नंबर है, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, अद्वितीय गुण तरल में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, केवल गैस तरल के समान व्यवहार करती है, नहीं, ये तो अद्वितीय गुण नहीं हुआ। गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं, गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं, नहीं, गैस और द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ना कि ठोस। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। गैस और द्रव तरल के समान जब व्यवहार करता है तो ये तरल का अद्वितीय गुण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है। ठीक है, मध्य आकर्षण बल सबसे मजबूत किसको होगा, जिसके जो कण हैं वो सबसे सटे होंगे, उसका आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा। और बढ़ते क्रम में पूछा है, बढ़ते क्रम में अर्थात सबसे छोटा सबसे आगे होगा, जिसका सबसे अणु सबसे कम होगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो अणु है इसका आकर्षण, ऑक्सीजन का जो आकर्षण बल है सबसे कम होगा, उसके बाद जल, उसके बाद शर्करा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद जे भी ए, बी और डी जो ऑप्शन है वो इधर उधर है, अर्थात बढ़ते क्रम में नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में सिर्फ सी आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार 20 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए इसको। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, शुद्ध जल है उसमें आप नमक को घोलिएगा तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जी बिल्कुल सही है। एवं जल का हिमांक घट जाता है, ये भी सही है। तो फर्स्ट तो सही हो गया, तो 21 का फर्स्ट तो सही हो गया। दूसरा है, दूसरा ऑप्शन पढ़िए, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, नहीं बढ़ जाता है। तो ये दूसरा जो है वो गलत है, अर्थात ये केवल एक ही सही है। यहाँ पे सही पूछ रहा है तो केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक। अगला प्रश्न की ओर चलिए।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछा है, ठीक है। लोहे धातु का पिघलना, लोहे धातु का पिघलना, जी ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना ये रासायनिक है। ये क्या है, रासायनिक है, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भौतिक परिवर्तन पूछा है। एक लौह छड़ को मोड़ना, लौह छड़ को जब आप मोड़िएगा तो उसको दोबारा लोहा में आप बदल सकते हैं, अर्थात ये भौतिक परिवर्तन है। लौह धातु का एक तार खींचना, वो तार से फिर आप लौह धातु बना सकते हैं। तो 1, 3 और 4 भौतिक परिवर्तन है, 1, 3 और 4 जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जल की अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, ठीक है। लेकिन जल की अस्थायी कठोरता होता है इसके कारण, लेकिन इसको दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के कारण, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में Na2CO3 × 10H2O से हम जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर चलिए। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं, लोहे से बनी वस्तु को जंग लगने को कहते हैं संक्षारण, और यह रासायनिक परिवर्तन जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। ये संक्षारण है, जंग लगना संक्षारण है, और जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड एक मिश्रण है, सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड एक मिश्रण है। तो पढ़िए, पहला ऑप्शन है बीज समांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है, बीज समांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है, समांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है, नहीं, ये समांगी जो ऑप्शन नंबर डी में है, समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 26। निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार दो पदार्थ ए है और बी है, अभिक्रिया का तृतीय पदार्थ ए भी बनाते हैं, जैसे ए और बी मिलकर के A2B बनाया। तो इस संदर्भ में कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछ रहा है। उत्पाद A2B पदार्थ ए तथा बी के गुण को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं, अर्थात ये नहीं है। तो ये सही हो जाएगा इसके अनुसार, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, तो ये सही है। जो यौगिक होता है वो जिस तत्व से मिलकर के यौगिक बना होता है वो उसका गुण प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। उत्पाद का सदैव एक निश्चित संघटन होगा, जी ये सही है, ये सही है, अर्थात ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, ठीक है। और है इस प्रकार का बना उत्पाद, इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये नहीं किया जा सकता, अर्थात ये सही है, इस क्वेश्चन के अनुसार ये सही है। इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है, ये भी गलत है, अर्थात ये भी सही है। तो गलत कौन कौन से हैं, तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ठीक है, ये तीनों गलत हैं, 1, 3 और 4 गलत है, 2 सिर्फ सही था, और यहाँ पे गलत पूछा इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोध का गुण रखता है, ठीक है, आयोडीन जो है वो टिंचर प्रतिरोध का गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है, अल्कोहल में आयोडीन मिलाइएगा तब टिंचर प्रतिरोध बनेगा, अर्थात अल्कोहल में आयोडीन मिलाइए, ना कि आयोडीन में अल्कोहल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, ठीक है, ऊर्जा दीजिएगा या लीजिएगा तो भौतिक अवस्था में आप परिवर्तन ला सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी, रासायनिक विज्ञान का नींव कौन रखा, अर्थात एक तरह से पूछ रहा है कि रसायन विज्ञान का पिता कौन है, तो एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन है, सॉरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणु संख्या समान होती है, ये बिल्कुल सही है। एक असंतुलित है, ठीक है, तो अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सत्य है, ठीक है, तो 30 का ए आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 31। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है,
तो देखिए ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, नहीं, ठोस पदार्थ का जो आकार है वो निश्चित होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत यही है, क्योंकि यही बात सबसे पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। और ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, कठोर होता है और लगभग असंपीड होता है, सब सही है। ए ऑप्शन जो है वो गलत था। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ से। देखिए ये जितना भी है सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से विषम को पहचान करिए, विषम को पहचान करिए। तो इसमें विषम विषम हो जाएगा जल। ठीक है, अब जल कैसे हुआ? जैसे वायु है, दूध है, मिश्र धातु है और जल है। वायु, दूध और मिश्र धातु ये तीनों मिश्रण है, लेकिन जल जो है वो मिश्रण नहीं है। और मिश्रण होता है उसका रासायनिक सूत्र नहीं होता है। ठीक है, जल जो है एक यौगिक आप बोल सकते हैं। जैसे वायु का सूत्र नहीं होता, दूध का सूत्र नहीं होता है, मिश्र धातु का भी कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता, लेकिन जल का होता है। तो इस प्रकार जल यहाँ पे विषम हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरेसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? ठीक है, तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अनुसार फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है वो चमकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उदरपातन कर सकता है? उदरपातित पदार्थ कौन कौन से है? तो इसमें से अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड इसमें से उदरपातित पदार्थ है। उदरपातन पदार्थ का जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कपूर होता है, लेकिन यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है? ठंडा पानी यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? विद्युत का चालन कर सकता है, कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? तो सोडियम क्लोराइड जो है वो विद्युत का चालन कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकन। तो ये सब तो भौतिक है, ये भी भौतिक है। ठीक है, ये CO2 से सूखी बर्फ बना ये भी, लेकिन ये मक्खन का जो खट्टा होना है ये रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 39 का ए। 12 डिग्री पर जो जल है उसका भौतिक अवस्था क्या होता है? तो 12 डिग्री पर जल जो है वो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, 12 डिग्री पर द्रव जो है वो 12 डिग्री पर जल द्रव अवस्था में होता है। चलिए 40 प्रश्न हो चुके हैं, 41 प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 प्रश्न में बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? तो तापमान में परिवर्तन करके आप एक अवस्था से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ठोस के कणों के ठोस के बारे में पढ़ना है और कौन सा सही है उसका जवाब देना है। ठीक है, वे आदर्शिक रूप से गतिशील होते हैं। नहीं, ठोस का जो अति है वो आदर्शिक रूप से गतिशील नहीं होता है, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये सही आंसर है। ठीक है, उनमें न्यूनतम आकार सबसे आकर्षण अधिकतम होता है, तो ये भी गलत है, अर्थात ये सही है। अम्लीय वर्षा होती है SO2 के कारण भी, अगर SO2 अकेले है तो भी आंसर हो सकता है, और यहाँ पे बी भी हो जाएगा SO2 और NO2। ठीक है, NO2 अकेले नहीं होगा, लेकिन SO2 अकेले आंसर हो सकता है, और SO2 और NO2 साथ में हो सकता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, A एंड B बोथ। अगला है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 प्रकार के पदार्थ का अवस्था तय की गई है। ठीक है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 45 का आंसर, जैसे देखिए कुछ जो है सॉलिड का फिगर दिया हुआ है, लिक्विड का, गैस का और प्लाज्मा का, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे पहला है, पदार्थ की चारों अवस्थाओं की पूछ क्या रहा है? अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। नहीं के बारे में पूछा है कि
कौन सा अनुमान इनमें से नहीं लगाया जा सकता है? तो पदार्थ की चारों अवस्था में आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। आप इस चारों अवस्था को देख सकते हैं, तो ये तो अनुमान लगाया जा ही सकता है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो चौथी, इसका भी हम लगा ही सकते हैं। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है, तो बिल्कुल लेकिन बी जो है आप अनुमान नहीं लगा सकते। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है, ए, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का बी। 46 है, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? कपूर क्या है? तो कपूर ठोस हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, कपूर ठोस हो जाएगा। ठीक है, और कपूर उदरपातित पदार्थ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यही जो प्रश्न है, यही जो मतलब ऑप्शन है वो गलत है, अर्थात 47 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 48 की ओर। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रणों के गुणों का पालन नहीं करता है? मिश्रण का गुण का पालन नहीं करता है, कौन सा? तो 48 का आंसर हो जाएगा, नहीं करता है कि इसकी संरचना तय होती है। ठीक है, इसकी संरचना तय नहीं होती है। ठीक है, तो मिश्रण का गुण पालन नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी, 48 का डी आंसर। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। ठीक है, प्लाज्मा का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बहुत उच्च है, अर्थात हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तो 49 का ए आंसर हो जाएगा। 50 प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने 3:8 के द्रव्यमान अनुपात और कार्बन और ऑक्सीजन की होती है। ठीक है, यह ... के नियम के साथ सहमति है, तो ये लगातार समानुपात होता है, इसका आंसर होता है लगातार समानुपात। ठीक है, 50 का बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर को कम कर देगा? ठीक है, तो नमी जहाँ पे रहेगा वहाँ पे बाष्पीकरण की दर जो है वो कम हो जाएगा, तो 51 का आंसर हो जाएगा बी। 52 का आंसर है, तरल अवस्था से, मतलब तरल कहने का मतलब द्रव से गैस अवस्था में रूपांतरण क्या कहलाएगा? द्रव था, गैस बन गया, तो क्या कहिएगा? वाष्प बन गया, अर्थात बाष्पीकरण। तो 52 का आंसर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्थिर अनुपात का नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट। 53 का बी आंसर। 54 है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो सबसे धीमी प्रक्रिया होती है बाष्पीकरण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो बाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन का बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना। ठीक है, ये तो भौतिक हो गया। बर्फ के गलन पर जल का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल में लवण का विलय होना, आप फिर से इसको ले सकते हैं, अर्थात ये तीनों जो है वो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन ये जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात भौतिक परिवर्तन नहीं है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन कहने का मतलब जलना जहाँ पे भी आ गया वो समझिए कि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है 56, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? कौन सा जो विधि है, विधि के बारे में पूछ रहा है कि जो पंकिल जल से अलग करती है? तो निस्यंदन। ठीक है, निस्यंदन। अनाज से भूसी, देखिए आ गया प्रश्न, अनाज से भूसी चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द, अनाज से भूसी को अलग करना, ये कहलाता है निष्पादन। ठीक है, निष्पादन या इसको निष्पावन भी बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है और ये चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 58 नंबर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है, इसके बारे में बोल रहा है। तो ये स्लेटी हो जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर क्लोराइड के अपघटन करिएगा तो सिल्वर बनने से उसका रंग जो हो जाता है स्लेटी हो जाता है। 58 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात केवल एक। ठीक है, केवल एक। ठीक है, तो चलिए जो पहला चैप्टर था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उसका
सारा प्रश्न का हम डिटेल सॉल्यूशन दे चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिएगा और दोस्तों तक भेजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।